अगर स्टूडेंट से सर्वे किया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो कौन सा स्टडी मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो बताएंगे वो है हाईलाइटिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और आज हम डिस्कस करेंगे हाईलाइटिंग को। तो हाईलाइटिंग जो है ना वो एक बहुत ही कॉमन मेथड है स्टडी का, लेकिन बिल्कुल ज़ोंबीज़ की तरह स्टडी करना कि बस आप हाईलाइट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, या फिर आपको बिल्कुल थोड़ा सा हाईलाइट किया हो, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर जो हाईलाइटिंग है ना उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही कम हो जाती है। किस तरह आप हाईलाइटिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं कि ताकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मोस्ट यूज़फुल बना सकें उस हाईलाइटिंग को। हम हाईलाइट क्यों करते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, एक पूरा का पूरा बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब आपने एक दफ़ा उसे पढ़ लिया है तो आप चाहते हैं कि उसमें से आपको इंपॉर्टेंट बात पता चल जाए ताकि आप उसको हाईलाइट कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, आपको सिर्फ वही हाईलाइट हुई चीज़ें पढ़ लें और आपके पास वो सारा नॉलेज जो है ना वो दोबारा रिफ्रेश हो जाए। कि री रीडिंग होगी वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी जितनी वो पहली दफ़ा थी। तो सबसे पहला रूल है वो है मिनिमम हाईलाइट रूल। सारे के सारे जो है ना पैराग्राफ को प्लीज़ हाईलाइट मत करें। देखिए बेसिकली हाईलाइट आप क्यों करें, जो ऑथर के जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप नोट्स बना रहे हैं उस पैराग्राफ के अंदर, ताकि जब आप पढ़ें तो आपके में नोट्स बने हों, आप उन हाईलाइट हुई चीज़ों को रीड कर लें और जो पैराग्राफ में लिखा है वो आपको दोबारा रिव्यू करने में या री रीडिंग के अंदर ईजी हो। आपने सारे के सारे पैराग्राफ को हाईलाइट कर लिया, तो फिर जब आप री रीडिंग कर रहे होंगे या आप उसको रिव्यू कर रहे होंगे तो फिर आपको दोबारा सारी उतनी मेहनत पढ़नी पड़ रही होगी, आपको सारा का सारा पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ रहा होगा। और जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी आपको नहीं पता होगी कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगी। सो इसके अंदर जो है मैंने एक पैराग्राफ लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह जो है ना हाईलाइटिंग जो है ना उसके अंदर आपने मिनिमम रूल को फॉलो करना है। इसके अंदर वर्स्ट तरीका क्या होगा कि मैं सारे के सारे पैराग्राफ को हाईलाइट कर दूँ, बजाय इसके अगर आप देखिए कि अब मैंने अगर सारे पैराग्राफ को हाईलाइट कर लिया तो जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करूँगा तो मेरे लिए कोई इसके अंदर नोट्स नहीं बने हुए, मेरे लिए कोई एक समरी नहीं है, ये सारा का सारा मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा होगा, मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कौन सी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दूसरा जो रूल है वो है सेकंड पास रूल। जब आप पहली दफ़ा पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसके साथ ही आपने हाइलाइटर अगर चलाना शुरू कर दिया तो ये एक बहुत ही वर्स्ट तरीका है। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ आपने हाईलाइट करनी है किस चीज़ को नहीं करना। तो अगर आप पहले ही पास के अंदर जो है ना हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप हाईलाइट नहीं करें, बस आप उसे एक ज़ॉम्बीज़ की तरह जो है ना लाइनें लगा रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है तो आपने हाईलाइटर को साइड पर रख देना है ताकि आपके अंदर अर्जी ना आए कि आपने जब बुक उठाई हुई है तो साथ साथ आप हाईलाइट भी करना शुरू कर दें पढ़ते हुए। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपने 1, 2 या 3 पैराग्राफ पढ़े हैं उनको पढ़ने के बाद आप दोबारा जाएं और दोबारा आप देखिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है और मैं किस तरह उसको हाईलाइट कर सकता हूं कि वो मेरे एक अच्छे से नोट्स बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा देर बाद हाईलाइटिंग की तरफ आए, मतलब आपने 7-8 पैराग्राफ या 2-3 सफ़े पढ़ लिए उसके बाद हाईलाइट करेंगे तो फिर ये होगा कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी वो आपको कुछ ना कुछ भूली होगी, तो फिर वो हाईलाइट की ना इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रहेगी, मतलब आप उसे अच्छी तरह हाईलाइट नहीं कर सकते, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा और फिर वो सारा मकसद जो है ना वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा कि हमें री रीडिंग कम से कम करनी पड़े। तो आपने हाईलाइट करना है तो आपने अंडरस्टैंड करना है पहले और उसके बाद दूसरे गो के अंदर यानी सेकंड पास के अंदर जो है ना आपने उसको हाईलाइट करना। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, अगर हम इंटायर नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूरल प्लेट और मैं अगर पढ़ता जा रहा हूँ साथ साथ मैं उसको हाईलाइट करता जा रहा हूँ तो ये एक बहुत ही बुरा तरीका है। इसके बजाय क्या है कि मैं क्या करूँ कि मैं पहले पढ़ूँ कि सारा इंटायर नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूरल प्लेट और ये सारा पैराग्राफ मैं नीचे तक पढ़ूँ। अब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद सेल दैट द ईच एज ऑफ द न्यूरल फोल्ड एस्केप फ्रॉम द लाइन ऑफ द यूनियन एंड फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट, और मैं इसी तरह इस वाले पैराग्राफ को पढ़ूँ। अब मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, अब मैं दोबारा वापस जाऊँ कि अब इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। टू लिटिल रूल। अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के ऑपोजिट भी एक टर्म है जिसमें यह है कि आपने बिल्कुल ही थोड़ा सा हाईलाइट किया, एक की टर्म आपको यहाँ मिली उसको हाईलाइट कर लिया, दूसरी की टर्म आपको यहाँ मिली आपने उसको हाईलाइट की और तीसरी की टर्म आपको उसको हाईलाइट की। 3 चीज़ें अगर आपने हाईलाइट कर ली हैं तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि बिल्कुल थोड़ा सा ही आपने जो है ना हाईलाइट ना किया हो कि आपको कुछ समझ ही ना हो रहा बाद में जब आप सेकंड गो कर रहे हो अपनी पढ़ाई की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर हमने हाईलाइट करना है तो हम इसमें अगर हम हाईलाइट कर देते हैं, न्यूरल प्लेट को हाईलाइट कर लेते हैं, हम एक्टोडर्मल थिकनिंग को हाईलाइट कर देते हैं, हम न्यूरल फोर्स को हाईलाइट कर लेते हैं, न्यूरल ट्यूब न्यूरल कैनाल को हाईलाइट कर लेते हैं, न्यूरलेशन को हाईलाइट कर लेते हैं, एमडीओ को हाईलाइट कर लेते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या बात लिखी हुई है। आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ। तो ये भी बहुत बुरा होगा हाईलाइट करते हुए, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है।
सेंटेंस रूल, जब आपने अपना हाईलाइट करना होना है, तो जब आपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ के हाईलाइट कर रहे होंगे तो आपने कोशिश करना है कि आप जब उसे हाईलाइट करें तो वो एक सेंटेंस बन जाए। मतलब आपने मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में ऐसे लिंक करना है कि वो एक सेंटेंस हो। जो आप वर्ड्स को चेन कर रहे होंगे या इन वर्ड्स को आपस में लिंक कर रहे होंगे ना, तो ये बेसिकली एक आइडिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक परफेक्ट सेंटेंस बना हो कि जिसमें इंग्लिश भी करेक्ट हो, सब चीज़ें करेक्ट हो, लेकिन वो जो है ना एक परफेक्ट आइडिया ज़रूर हो, एक गुड आइडिया हो, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पैराग्राफ में उसमें क्या बात की हुई थी। तो कोशिश करते हैं कि हम ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं इस तरह के एक सेंटेंस बन जाए। नर्वस सिस्टम originates from neural plate and ectodermal thickening. During third week, plate forms neural folds which unite to create neural tube and neural canal. Union of folds commences neck region. Open ends of tube neuropores closed off before fourth week. Process of formation of neural tube is neurulation. आपने बेसिकली इस पैराग्राफ को कंडेंस कर दिया। अब आप हो सकता है कि और इसको बेहतर तरह भी कंडेंस कर लें और चीज़ें जो निकाल दें। अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप और चीज़ें भी उसमें से निकाल दें। इस टाइम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पैराग्राफ है वो कितना छोटा हो जाएगा। पांचवा है कलर रूल। मैं मोस्टली जो है ना एक ही हाईलाइट का कलर यूज़ करता हूँ ताकि मुझे ना डिस्ट्रैक्शन ना हो, लेकिन आप 1 से 2 कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा कलर्स आपने यूज़ नहीं करने ताकि आप बस फिर इसी चीज़ में उठाते रहें कि अब ये चीज़ आ गई है तो मैं इसको इससे हाईलाइट करूँ, ये चीज़ आ गई तो मैं इसको इससे हाईलाइट करूँ। अगर हम बहुत ज़्यादा कलर्स चूज़ करना शुरू कर दें ना, तो फिर हमारी हाईलाइटिंग की बजाय ना हमारी प्रायोरिटी ये रह जाती है कि अब हमने कलर उठाना है, हमने इसको खूबसूरत बनाना है। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर यूज़ करूँ, जैसे येलो कलर में अगर यूज़ करूँ, तो वो थोड़े अरसे बाद जो है ना वो फेड अवे हो जाता है। तो इसके बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े से डार्कर कलर्स को यूज़ करूँ ताकि जो मेरा हाईलाइट है ना वो पक्का रहे। और किसी अच्छी कंपनी का आपने हाईलाइटर यूज़ करना है, वरना जो आप बिल्कुल लाइट हाईलाइटर यूज़ करेंगे और किसी लाइट कंपनी का यूज़ करेंगे ना, तो वो जल्दी से ना फेड अवे हो जाएगा। और हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम तक पहुँचे तो पीछे जो आपने सारा हाईलाइट किया ना वो गुम हुआ हो। अगर आप इस तरह हाईलाइट कर रहे होंगे तो बेसिकली आप एक्टिवली जो है ना इंगेज हो रहे होते हैं अपनी मटेरियल के साथ कि आपने कौन से वर्ड्स को चूज़ करना है, कौन से वर्ड्स को चूज़ नहीं करना, और कौन से वर्ड्स जो है ना वो अनइम्पॉर्टेंट है। तो आप एक्टिवली इंगेज होकर पढ़ें। तो ये एक एक्टिव रीडिंग की फॉर्म है। हाईलाइटिंग जो है ना वो एक्टिव रिकॉल से एक इन्फीरियर टेक्निक है, लेकिन फिर भी हमने देखना है कि हम किस तरह जो है ना एक इन्फीरियर टेक्निक को भी बेहतर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी एक शॉर्ट समरी बना सकते हैं। तो हाईलाइटिंग को अगर आप इस तरह यूज़ करेंगे तो बेसिकली आपने नोट्स क्रिएट कर लिए होंगे बुक के ऊपर ही, और आपको सेपरेट कोई जगह नहीं चाहिए जहाँ आपने नोट्स क्रिएट किए होंगे। इस वीडियो के अंदर जो बातें हमने डिस्कस की हैं वो ये है कि सबसे पहले जो है ना कि आपने सारे के सारे पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना, बहुत थोड़ा भी हाईलाइट नहीं करना कि आप कुछ फॉर्म उसको सेंस ही ना बना रहे हो। पहले ही गो के अंदर हाईलाइट नहीं करना, एक दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद अपना हाईलाइटर उस टाइम साइड पे रखा हो। जब आपने पढ़ लिया पैराग्राफ को फिर उसके बाद जाएँ हाईलाइट करने के लिए। जो है कोशिश करना है कि हाईलाइट जब आप कर रहे हो तो आप इस तरह करें कि सेंटेंस बन जाए। वो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, एक परफेक्ट आइडिया होना चाहिए, कोई गुड सा आइडिया हो जाए जो क्या बस आपको कन्वे हो रहा हो। बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करने ताकि जो है ना आप डिस्ट्रैक्ट मत होते रहें कलर से। एक्टिव रिकॉल एक स्टडी टेक्निक है जिसके अंदर जो है ना आप इन्फॉर्मेशन एक्टिवली रिट्रीव कर रहे होते हैं अपने ब्रेन से और अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप उस चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं और एक्टिवली रिट्रीव कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा स्टिक करती है। लेकिन अमूमन हमें कन्फ्यूजन ही रहती है कि कौन सी टेक्निक एक्टिव रिकॉल की है, कौन सी टेक्निक है वो बिल्कुल पैसिव है। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी स्टडी के अंदर ज़्यादा एक्टिव रिकॉल के मेथड्स को यूज़ करना है, बजाय इसके कि आप पैसिव रिव्यू के मेथड को यूज़ करें। तो इस वीडियो का मैं लिंक यहाँ दे दूँगा आपको, और आप इसको क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड एक्टिव रिकॉल के और कौन कौन से पैसिव रिव्यू के। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।